चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, सरफेस टेंशन का पोर्शन पढ़ रहे हैं और अब देख रहे हैं उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को डेफिनेशन आप लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। लिख दीजिए एंगल विच द टेंजेंट to the liquid surface makes with the solid at the point of contact with the solid surface और असली बात है इनसाइड द लिक्विड। असली बात है इनसाइड द लिक्विड is called the angle of contact। ये एक सॉलिड सरफेस है, ये लिक्विड सरफेस है। अगर आप यहाँ सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट हो रहा है, टेंजेंट आपको बनानी है लिक्विड सरफेस के, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, और यहाँ पर इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। एंगल विद द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस makes with the solid inside the liquid पढ़ता हूँ जरा मैं क्या बोल रहा है वो। कहता है एंगल ऑफ लिक्विड the surface of liquid near the point of contact when another medium is in general curve। कहता है ये जो सरफेस होती है ना, ये कर्व्ड होती है। लिक्विड जहां भी किसी दूसरे मीडियम के कांटेक्ट में आता है, तो जहां वो कांटेक्ट में आता है यहाँ पर लिक्विड कर्व्ड हो जाती है। जैसे ग्लास कैपिलरी में पिपेट और ब्यूरेट वगैरह में जब आप बात करते हैं, तो लिक्विड यहाँ तो फ्लैट रहती है और यहाँ कोनों में कर्व्ड हो जाती है। तो जहाँ पर बाउंड्री हो रही होती है सॉलिड और लिक्विड की, जहाँ बाउंड्री हो रही होती है वहां पर ये थोड़ी सरफेस कर्व्ड हो जाती है। द सरफेस ऑफ लिक्विड नियर द प्लेन ऑफ कांटेक्ट विद अनदर मीडियम इज इन जनरल कर्व। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, ये काम की डेफिनेशन है। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस, टेंजेंट टू ये लिक्विड सरफेस है, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस and the solid surface inside the liquid is termed as the angle of contact। ये पूरी डेफिनेशन एग्जाम में तो शायद आपसे कोई ना पूछे, पर ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं। अगर मान लीजिए कभी ऐसा सीन हो जैसा कि अगली डायग्राम में दिखाया है, ये लिक्विड है मान लीजिए और ये सॉलिड है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट टू द लिक्विड बनाएंगे आप, और ये सॉलिड से जो एंगल बना रही है अंदर की तरफ, अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस अच्छा डिस्कशन है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन क्या है। एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन पूरी काम की है आपके। एंगल विच द टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस मेक्स टू द सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, उस एंगल को टेंजेंट कहते हैं, उस एंगल को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। एंड ऑफ कोर्स इट कैन बी एक्यूट एज वेल एज ऑब्ट्यूज। दोनों एग्जांपल आपके सामने है जहां एंगल ऑफ कांटेक्ट कहीं 90 से कम भी है और कहीं एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा भी है। इट इज डिनोटेड बाय थीटा। इट इज डिफरेंट एट इंटरफेसेस ऑफ डिफरेंट पेयर्स ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। मतलब कांच और पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग होगा और कांच और मर्क्यूरी का एंगल ऑफ कांटेक्ट अलग होगा। कहता है इट इज डिफरेंट एट इंटरफेसेस of different pairs of liquids and solids। The value of theta determines whether a liquid will spread on the surface of a solid or will form droplets on it। थीटा की वैल्यू पर ये डिपेंड करता है कि लिक्विड चिपक जाएगी या फैल जाएगी सॉलिड पे। फॉर एग्जांपल वाटर फॉर्म ड्रॉपलेट्स ऑन लोटस लीफ while spreads over a clean plastic plate। देखते हैं इस बारे में और आगे वो क्या कह रहा है।
कुछ ऐसा तो लिख ही लेते हैं, चलिए वाटर फॉर्म्स, जैसे ये लिखिए कि वैल्यू ऑफ थीटा डिटरमिन्स whether a liquid will spread on the surface of solid, whether the liquid will spread on the surface of solid, और ब्रैकेट में बोल सकते हैं as water on glass, कांच के ऊपर आप पानी डाल दीजिए तो वो फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड को अंडरलाइन कर सकते हैं, स्प्रेड इज द कीवर्ड। Water spreads on the surface of glass. No, or it will form droplets on it. Or it will form droplets on it. For example, mercury on glass. मर्क्यूरी को आप ग्लास पे डालेंगे या वाटर को लोटस लीफ पे डालेंगे तो वो स्प्रेड होकर के, तो वो स्प्रेड नहीं होगा, वो ड्रॉपलेट्स बना लेगा, छोटी छोटी ड्रॉप्स बना लेगा, उसको ड्रॉपलेट्स कहेंगे। बस फिगर 10.19 में उसने वही दिखाया है कि डिफरेंट शेप्स ऑफ वाटर ड्रॉप्स विद इंटरफेशियल टेंशंस। अच्छा, लोटस लीफ पर और एक क्लीन प्लास्टिक प्लेट पर। तो यहाँ पर जो बातें डिटेल में बताई गई हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है और कंफ्यूजिंग है, ये इनके बारे में ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए। ये कह रहा है यहाँ सरफेस टेंशन है, इधर सरफेस टेंशन है सॉलिड और लिक्विड की, इधर वो कह रहा है सरफेस टेंशन है बिटवीन लिक्विड एंड एयर, और इधर वो कह रहा है सरफेस टेंशन है बिटवीन सॉलिड एंड एयर। ये डायग्राम मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे ध्यान ना दिया जाए। कहता वी कंसीडर द थ्री इंटरफेशियल टेंशंस एट ऑल द थ्री इंटरफेसेस। लिक्विड एयर ये हो गई, लिक्विड और एयर की एक बाउंड्री यहाँ बन रही है, सॉलिड और एयर की एक बाउंड्री यहाँ बन रही है, यहाँ सॉलिड है और एयर है, सॉलिड है और एयर है, उसकी बाउंड्री यहाँ बन रही है, और सॉलिड और लिक्विड की एक बाउंड्री यहाँ बन रही है। इन सब का शायद रिजल्टेंट डिसाइड करता होगा टोटल एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को। ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। At the line of contact, the surfaces between the three media must be in equilibrium. इस जगह इक्विलिब्रियम तो होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो मूवमेंट होगा, फिर डिस्प्लेसमेंट होगा। और इस तरह से कुछ उसने लिखा है, एक इक्वेशन बनाई है, डैश का cos थीटा प्लस दिस, इसका cos थीटा, इसका cos थीटा प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ऐसा आना चाहिए, क्योंकि इसका cos थीटा यहाँ आएगा, इसका अगर थीटा से तो हमारा यही मतलब है, ये थीटा है। ये कहता है सर ये जो सरफेस टेंशन है इसका cos थीटा प्लस SSL मस्ट बी इक्वल टू SSA। ये इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, पूरी तरह इग्नोर कर दिया जाए। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ये जरूर कब बताया जा रहा है कि कभी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज है और कभी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट है। मेरे ख्याल से तो मैं इसको भी पढ़ाने के केस में पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं। आप तो डायरेक्ट ये लिखेंगे, अगली लाइन में लिख दीजिए आप सीधे, when theta is obtuse, ये कब एक्यूट होता है और कब ऑब्ट्यूज होता है, इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी में दी गई है वो किसी काम की नहीं है और हम उसे ध्यान नहीं रख पाएंगे। कह रहा है when theta is an obtuse angle then molecules of liquid are attracted strongly to themselves। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बार मैंने आपको पढ़ाया था कि लिक्विड और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसे कोहेसिव फोर्स कहते हैं, और लिक्विड और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स, डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो उस टर्मिनोलॉजी के साथ हम आपको बताएंगे कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूज कब होता है और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट कब होता है। थीटा ऑब्ट्यूज है, कहता है then molecules of liquids are attracted strongly to themselves। तो आप ये लिख दीजिए when cohesive forces are more than adhesive forces, when cohesive forces are more than adhesive forces, तो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आता है, थीटा ऑब्ट्यूज एंगल आता है। एक्चुअली ये डायरेक्टली मैं यही बताऊंगा, से बोलता हूँ मर्क्यूरी ऑन ग्लास प्लेट। ग्लास प्लेट पे यदि आप मर्क्यूरी को रखेंगे तो वो ऐसा शेप लेगी,
तो एंगल ऑफ कांटेक्ट तो ये आ रहा है, इस समय थीटा तो ऑब्ट्यूज है, और कारण ये है कि कोहेसिव फोर्स बिटवीन मर्क्यूरी मॉलिक्यूल्स is greater than adhesive force between glass and mercury molecules. ये फिर भी थोड़ी बहुत बात हमें समझ में आ रही है। जब इनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जब मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है, तो कम से कम इतना तो क्लियर है कि वो जाके इसको चिपकेगी नहीं, कांच से नहीं चिपकेगी, क्योंकि कांच और मर्क्यूरी के बीच में अट्रैक्शन तो शायद नेग्लिजिबल टाइप का ही है इनके कंपैरिजन के मामले में। मर्क्यूरी ग्लास प्लेट पे ऐसा शेप लेती है, ये तो हमें पता है, या एंगल ऑफ कांटेक्ट है, हमें ये भी पता है, ऑब्ट्यूज है, हमें ये भी पता है, और हमें ये भी पता है कि मर्क्यूरी और मर्क्यूरी के बीच में जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और मर्क्यूरी और ग्लास के बीच में जो एंगल ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एडहेसिव फोर्स, वो वीक होगा। बस ऐसे ही अगर हम यहाँ बात करें, ये ग्लास प्लेट है और इस पर पानी ड्रॉप करते हैं तो पानी ऐसा लेयर बना लेगा, पानी स्प्रेड हो जाएगा, और पानी के स्प्रेड होने का कारण है कि पानी ऐसा इंटैक्ट नहीं रह पाया, पानी की बूंद जो हमने यहाँ रखी थी वो फैल गई, क्योंकि पानी और कांच के बीच में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, पानी और पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है वो कम है, और ऐसे में तो फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट भी ऐसे ही आएगा। ये आप अलग से लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू एक्यूट, theta is acute when cohesive force between water molecules is lesser है ना। वाटर ग्लास इंटरफेस के लिए वाटर ग्लास, ये ग्लास है और ये वाटर है, ये एंगल एक्यूट आता है। Cohesive force between water molecules is lesser than adhesive force between glass and water molecules. Cohesive force कम है तो ये कांच पे फैल जाता है, बस। और फिर वो भी कह रहा है, it costs a lot of energy to create a liquid solid surface and liquid then does not wet the solid. हम तो वही मर्क्यूरी के ही केस में बात करते हैं, एनर्जी वाली बात तो हमें समझ में नहीं आ रही, पर हम इतना समझते हैं कि मर्क्यूरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कांच को भिगोते नहीं। आप उसको सिर्फ इस बात से रिलेट करिए कि अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, मतलब एडहेसिव फोर्स अगर ज्यादा है, अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो ही लिक्विड सॉलिड को भिगोएगी, बस ऐसा आप लिख लीजिए। A liquid will wet the solid, a liquid will wet the solid in contact a liquid will wet the solid in contact only if a liquid will wet the solid in contact only if the adhesive force between liquid and solid molecules is greater than the cohesive molecule force is greater than the cohesive force between liquid molecules. ठीक है, एक लिक्विड सॉलिड को भिगोएगी केवल तब जब एडहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है। पानी कांच को भिगोता है क्योंकि पानी और कांच के बीच में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। मर्क्यूरी कांच को नहीं भिगोती है क्योंकि मर्क्यूरी के बीच में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, और मर्क्यूरी और कांच के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कम है, एडहेसिव फोर्स कम है। कहते हैं
किसी भी लिक्विड पे जस्ट फैल जाता है। तो लिख दीजिए केरोसिन ऑयल just spreads on any solid surface. Kerosene oil just spreads on any solid surface. So angle of contact of kerosene and any other solid is always acute. केरोसिन तो कहीं भी फैल जाएगा। केरोसिन के मॉलिक्यूल्स में आपस में बॉन्डिंग है ही नहीं, उनमें आपस में अट्रैक्शन है ही नहीं, तो बस वो तो किसी पे भी फैल जाते हैं और उसको वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं। Kerosene oil on virtually anything, it just spreads. फिर आगे लिख दीजिए soap detergents and dyeing substances are wetting agents. जो सोप डिटर्जेंट है और डाइंग सरफेस है वो वेटिंग एजेंट है, मतलब वो सॉलिड को भिगो देते हैं। सोप डिटर्जेंट और जो डाइंग सब्सटेंस है दे आर वेटिंग एजेंट्स। ये थोड़ा सा फिर भी काम की जानकारी आ रही है सामने कि सॉलिड जब सोप ऐड करते हैं तो क्या होता है। क्वेश्चन लिख दीजिए what happens when soap detergent is mixed in water? What happens when soap detergent is mixed in water? कपड़ा अब ज्यादा साफ क्यों होता है? सोप डिटर्जेंट को मिलाने पर या डाई करने के सब्सटेंस को जब मिलाते हैं, कलर चेंज करने वाला जो मटेरियल मिलाते हैं तो क्या होता है? बस आप उसमें सीधे इतना ही लिख दीजिए आंसर में कि एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीजेस, angle of contact decreases. So these substances in a soap detergent and dyeing substance, dyeing agent, they penetrate well into the capillaries. They penetrate well into the capillaries of fiber. कपड़ा जो है, कपड़े के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स हैं वो कैपिलरी की तरह काम करते हैं। ये जो एजेंट है अब ये पूरा अंदर तक आ जाता है, अंदर तक चला जाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इसका 0 टाइप का हो जाता है, जो पूरा अंदर चला जाता है और फिर अंदर से डर्ट को निकाल के बाहर आ जाता है, या कलर करना है तो कलर कर देता है। सोप डिटर्जेंट का एक्चुअली सरफेस टेंशन काफी कम, वो भी आपको लिखना होगा। these substances have very low surface tension, इनकी सरफेस टेंशन कम है और एंगल ऑफ कांटेक्ट काफी कम हो जाता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट काफी कम हो जाता है, ये अंदर कैपिलरी में चले जाते हैं। ऐसा जो अंदर फाइबर में क्लॉथ में ऐसी कैपिलरी इमेजिन की जा सकती है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता तो ये ऐसा बनता, इसको मेनिस्कस कहते हैं। सरफेस टेंशन के चैप्टर में ही ये वर्ड यूज होता है मेनिस्कस, जो ये इंटरफेस बाउंड्री बन रही है ना, इसको मेनिस्कस कहते हैं। तो यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा होता है और अब मेनिस्कस ऐसा है, यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा कम है। ये जो कर्व शेप बनता है लिक्विड का एटलीस्ट बाउंड्रीज पे, उसको मेनिस्कस कहते हैं। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज है तो मेनिस्कस ऐसा बनता है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो मेनिस्कस ऐसा बनता है। और थीटा और भी कम होगा तो जरा सोचो क्या होगा, थीटा और भी कम होगा तो ये ऐसा होगा, ये अंदर तक जाएगी लिक्विड। थीटा और भी कम होगा अगर तो लिक्विड अंदर तक जा सकती है, ये लिक्विड पूरी अंदर चली जाती है आपकी बात, और अंदर से फिर डर्ट मेल को बाहर निकाल करके ये ले आती है। सोप में बस आपको तो ये याद करना है कि जब सोप की एक्चुअली सरफेस टेंशन कम होती है और सरफेस टेंशन से कुछ एंगल ऑफ कांटेक्ट का रिलेशन है जो हमने पढ़ा नहीं है, और सोप के मिलाने से एंगल ऑफ कांटेक्ट काफी कम हो जाता है। तो इसने वर्ड जो यूज किया है दिस पेनिट्रेट वेल, ये ढंग से समझाया नहीं है, दिस पूरी कैपिलरी वाली बात करनी चाहिए थी
these penetrate well. फाइबर में कैपिलरी तो है ही, इंक हम डालते हैं तो हमें समझ में आता है कि इंक कैसे फैलती है पूरे में, कैपिलरिटी उसकी नजर आती है। वाटर प्रूफ, अच्छा ये तो हो गया। अब हेडिंग क्वेश्चन लिख दीजिए, डिस्कस द एक्शन ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट्स। डिस्कस द एक्शन ऑफ वाटर प्रूफिंग एजेंट्स। तो जो वाटर प्रूफिंग एजेंट होते हैं ना, इनका प्रिंसिपल एक ही है, किसी तरह एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ाना। ऐसा लिख दीजिए, they create a large angle of contact. They create a larger angle of contact. The waterproofing agents हैं, they create a larger angle of contact between the water and the fiber. वाटर में और फाइबर में एंगल ऑफ कांटेक्ट somehow बढ़ जाता है, और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है तो ये ऐसा ही हो जाता है, ऐसा जैसा ये फाइबर है और ये वाटर है, तो बस ये now the liquid cannot wet the solid. Liquid does not wet the solid. अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है, जैसा मर्क्यूरी और ग्लास के केस में होता है, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा है तो ये कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है। पूरा मैकेनिज्म इनका सरफेस टेंशन के टर्म्स में मत समझिए, वो पॉसिबल नहीं है अपने लिए, वो अपन नहीं समझ पाएंगे कि एग्जैक्ट डिटेल्ड मैकेनिज्म क्या है। बस इतना सा समझना है कि अगर कोई लिक्विड सॉलिड को भिगो रही है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कम है और कोहेसिव फोर्स कम है। मर्क्यूरी के केस में यही होता है, वहां एंगल ऑफ कांटेक्ट ज्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, एडहेसिव फोर्स कम होता है, और एडहेसिव फोर्स अगर कम है तो सॉलिड लिक्विड सॉलिड को उससे नहीं चिपकती। अगर एडहेसिव फोर्स कम है, इन दोनों के बीच में एडहेसिव फोर्स कम है तो लिक्विड सॉलिड को नहीं भिगोती। और अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, जैसे पानी और कांच के बीच में, तो पानी जाके कांच से चिपक जाता है, तब वो भिगो देता है। अगर एडहेसिव फोर्स कम है, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो लिक्विड वेट्स द सॉलिड, और अगर कोहेसिव फोर्स बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल ज्यादा है तो द लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। इसको आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट से रिलेट करना है, और एग्जांपल से याद करिए आप, बस सिर्फ एग्जांपल से याद करिए। मैं एक बार फिर आपसे बोलता हूं कि पानी कांच को भिगोता है, पानी कांच को भिगोता है क्योंकि पानी और कांच के मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स ज्यादा है। और हम अलग से ये भी जानते हैं कि पानी, अगर कैपिलरी की बात करें जो हम नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे भी, तो ये एग्जांपल आप शायद ऑलरेडी जानते हैं। एक्चुअली यहाँ बीच में तो थोड़ा फ्लैट होता है, ये ऐसा बनाते हैं हम, यहाँ इधर पर एजेस होती है, ऐसा पूरा भी बना सकते हैं, खैर थोड़ा बीच में फ्लैट बनाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर एयर है, ये वाटर का केस है, वाटर इन ग्लास कैपिलरी, वाटर इन ग्लास कैपिलरी, जैसा कि आप अपने पिपेट वगैरह में यूज करते हैं। इस मेनिस्कस का नाम होता है कॉनकेव मेनिस्कस, इसको बोलते हैं कॉनकेव मेनिस्कस, क्योंकि आप ऑब्जर्वर तो बाहर ही है, ऑब्जर्वर यहाँ से जब इस मेनिस्कस को देख रहा है तो इसका शेप ऐसा है, ये कॉनकेव मेनिस्कस है, और यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है एक्यूट, यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट आता है। और इससे हमें याद रहता है कि यार हमको ये तो पक्का पता है कि पानी कांच को भिगोता है, इसका मतलब जब एक्यूट होता है तो लिक्विड सॉलिड को भिगोती है। जब थीटा इज एक्यूट, लिक्विड वेट्स द सॉलिड। इससे हम बस रिकॉल करने में हेल्प मिलती है। अगर थीटा यहाँ तो थीटा एक्यूट है, पानी के केस में जब पानी को कांच की कैपिलरी में डालते हैं तो थीटा तो एक्यूट है, ये भी पता है, और पानी कांच को भिगोता है, ये भी पता है। बस ये फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, ये फैक्ट केवल आपको याद होने चाहिए। जब थीटा एक्यूट होता है तो एग्जाम्पल की बात करिए, इसका एक एग्जाम्पल है वाटर इन ग्लास कैपिलरी, और आप ये जानते हैं कि पानी कांच को भिगोता है। इससे हमें ये याद हो गया कि जब थीटा एक्यूट होता है तो लिक्विड वेट्स द सॉलिड। और मर्क्यूरी को भी हमने कहीं ना कहीं, चाहे थर्मामीटर में ही सही, मर्क्यूरी को भी देखा तो है ही। मर्क्यूरी इन ग्लास कैपिलरी, ये मर्क्यूरी है इन ग्लास कैपिलरी, ये ऊपर एयर है
और ऑब्जर्वर भी यहाँ से देख रहा है, तो ये मेनिस्कस जो होता है वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है। ये नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट के बाद अगले आर्टिकल में पढ़ेंगे। यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट आप देख रहे हैं ऑब्ट्यूज होता है, यहाँ एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है। तो मुझे ये तो पक्का पता है कि मर्क्यूरी जब ग्लास कैपिलरी में होती है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है। इससे ये याद हो गया कि अगर ऑब्ट्यूज थीटा हो तो लिक्विड डज नॉट वेट द सॉल्ट, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉल्ट। बस ये मुझे पक्का याद है कि मर्क्यूरी जब ग्लास कैपिलरी में होती है तो उसका मेनिस्कस कॉन्वेक्स बनता है और इसका एंगल ऑब्ट्यूज आता है। और ये भी मुझे पता है मर्क्यूरी सॉलिड को नहीं भिगोती, तो जब भी एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है तो लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, याद करने में हेल्प मिल गई। तो जो वाटर प्रूफिंग एजेंट होते हैं वो एंगल ऑफ कांटेक्ट को ऑब्ट्यूज बना देते हैं। जो डिटर्जेंट है और जो सोप सोल्यूशन है और जो डाइंग एजेंट है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट को एक्यूट बना देते हैं। अगर ये जितना ज्यादा एक्यूट बनाएंगे उतना ज्यादा लिक्विड क्लॉथ से चिपकेगी, तो उसकी मिट्टी बाहर निकाल के लाएगी या उसको कलर करेगी। जितना थीटा कम होगा उतना, तो इसने लिखा है पेनिट्रेट वेल, आपको तो ये बोलना है उतना ज्यादा ये वेट कर दे। थीटा जितना कम है लिक्विड सॉलिड को या क्लॉथ को उतना ज्यादा वेट कर दे, और जितना गीला करेगी उतना साफ करेगी। एक डिस्कशन हम और करते हैं, क्वेश्चन और लिख लीजिए, व्हाट हैपेंस टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस टू द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर व्हेन सोप is added to it, soap is added to it, और आंसर है डिक्रीजेस। सरफेस टेंशन पे क्या फर्क पड़ता है, जब सोप मिलाते हैं तो सोप में सरफेस टेंशन कम हो जाती है। एंगल ऑफ कांटेक्ट पे तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, प्रॉपर सरफेस टेंशन भी कम हो जाती है, क्योंकि अब एक्चुअली बिकॉज लिख सकते हैं, समझाने के लिए काफी हद तक ये बात काम की है, बिकॉज नाउ द सरफेस इज ऑफ केरोसिन, नाउ द सरफेस इज ऑफ सोप नॉट ऑफ वाटर। भाई पहले पानी यहाँ तक था, आपने इसमें सोप डाला तो सोप की सरफेस तो यहाँ बन गई ना। अब जो कांटेक्ट है एक्चुअली इफेक्टिवली कांटेक्ट तो एयर और सोप के मॉलिक्यूल्स के बीच में है ना। वाटर यहाँ है, एयर यहाँ है, सोप ऊपर आ गया। बस सोप की मान लीजिए कि प्रॉपर्टी ऐसी है, वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है, सरफेस टेंशन मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी पे डिपेंड करती है, वो ज्यादा डिटेल में अपन ने बात की नहीं है। Now the surface is effectively between air and soap. It is not between air and water. और सोप की सरफेस टेंशन मान लीजिए है ही कम फॉर सम रीजंस, और लिख दीजिए सेम हैपेंस विद केरोसिन। केरोसिन भी अगर आप डालते हैं तो आप केरोसिन की तो क्लियर कट या फिल्म में तैरता हुआ देखता हूं, तो जो कॉन्टैक्ट है वो एयर और केरोसिन के मॉलिक्यूल्स का है, और एयर और केरोसिन में केरोसिन की भी डेंसिटी कम है तभी तो ऊपर फ्लोट कर रहा है। डेंसिटी से क्या रिलेशन हमें पढ़ाया नहीं है, इसलिए हम उसकी परवाह नहीं कर रहे हैं। आपको तो याद करना है, एक लाइन क्लियरली एनसीईआरटी ने पढ़ाई तो नहीं है, पर आप लिख दीजिए व्हेन, ये इसको मैं ऐसे याद ही करा देता हूं आपको, सोप एंड केरोसिन डिक्रीजेस। सोप वर्ड से आप याद करिए कि जब सोप ऐड करते हैं या केरोसिन ऐड करते हैं, सोप एंड केरोसिन, सोप एंड केरोसिन, तो सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, ये याद करिए। पानी में जब सोप मिलाते हैं और या केरोसिन मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है ना। एंड क्लॉथ गेट्स सोक्ड, क्लॉथ गेट्स सोक्ड। सोप या केरोसिन मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन कम हो जाती है और उसकी कैपिलरी में पूरा केरोसिन भी अंदर चला जाता है या सोप भी अंदर चला जाता है, वेल सोक्ड। ये याद करने का तरीका है। इसी तरह अगली एक जानकारी लिख दीजिए, व्हेन highly soluble impurities like salt and sugar are added to water,
surface tension increases. Highly soluble impurities like salt and sugar are added to water, surface tension increases. इस समय एंगल ऑफ कांटेक्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो हम डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर रहे, उसकी जरूरत नहीं। सोचा तो जा सकता है सरफेस टेंशन तब ज्यादा होती है जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। सोचा तो जा सकता है पर कहीं कोई आवश्यकता नहीं लग रही। मुझे ये तो पता है कि सोप के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है। जब सरफेस टेंशन कम होती है ना तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कम होता है। चलिए वो बात आप लिख दीजिए। When surface tension decreases, angle of contact also decreases. बहुत डीप है उन्होंने, क्योंकि तीन प्रकार के सरफेस टेंशन के टर्म्स में पढ़ाया है। हम तो बेसिकली सॉलिड और लिक्विड के बीच की सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं। जब एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है तो सरफेस टेंशन भी कम होती है, और जब एंगल ऑफ कांटेक्ट बढ़ता है तो सरफेस टेंशन भी बढ़ती है। यहाँ तो सरफेस टेंशन तो बढ़ ही रही है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बढ़ रहा है। ये बातें डायरेक्टली एनसीईआरटी में पढ़ाई तो नहीं गई है, और इतनी डीप थ्योरी मेरे हिसाब से तो किसी काम की नहीं होती है, मोर कंफ्यूजिंग होती है। फालतू में हम अननेसेसरली डिविएट हो जाते हैं इन चीजों को, इसलिए। और फिर और ज्यादा ये तो गूगल पे सर्च करोगे आप, और इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग मैटर मिलेगा, और कोई ऑथेंटिक मैटर भी नहीं है सोर्स उस पे इंफॉर्मेशन का, तो ना करें वो सब काम आप। सॉल्ट एंड शुगर को मुझे तो आपको याद कराना है, सॉल्ट एंड शुगर। सॉल्ट मिलाओगे या शुगर मिलाओगे तो सरफेस टेंशन इंक्रीजेस। सेंसुई सरफेस सॉल्ट एंड शुगर से सरफेस टेंशन बढ़ जाती है। एक्चुअली अगर रीजन देना हो तो रीजन दिए जा सकते हैं, पर आवश्यकता ज्यादा है नहीं। एक्चुअली अब क्या है कि यहाँ सरफेस में और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स आ गए ना। यहाँ अब सरफेस की जो लेयर है उसके मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बढ़ गई, और डेंसिटी बढ़ गई तो फिर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा ना। रीजन को इग्नोर ही करें तो ज्यादा अच्छा है, बस इसी को याद करें। सो वही जो सरफेस टेंशन था वो डिपेंड करता था अट्रैक्टिव फोर्स पे। इस एक मॉलिक्यूल को इधर भी अट्रैक्ट किया जाता था और इधर भी अट्रैक्ट किया जाता था, तो यहाँ जब अगर अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा हो गई तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इधर अट्रैक्ट करने वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा हो गई तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। सोप मिला रहा है या केरोसिन मिला रहा है, केरोसिन इज अ लो डेंसिटी लिक्विड, केरोसिन इज अ लो डेंसिटी लिक्विड। केरोसिन मिलाएंगे तो यहाँ पर डेंसिटी कम है तो अट्रैक्शन कम मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, इस मॉलिक्यूल को कम मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो टेंजेंशियल टू द इंटरफेस फोर्स है वो कम हो गया, तो सरफेस टेंशन कम हो गई। रीजंस को प्लीज इग्नोर कर दीजिए, बस ये याद रखिए सॉल्ट और शुगर से सरफेस टेंशन बढ़ती है और सोप और केरोसिन से सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। आज का ज्ञान इतना ही गाइस, थैंक यू। आज की क्लास के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं रिकॉल करूं तो बस इतना है रिकैप मेरा। ये एक डायग्राम बना लीजिए, ये शॉर्ट नोट्स या समरी यही है कि इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो कि अंदर नापा जाता है वो 90 से बड़ा है। इस केस में लिक्विड का टेंजेंट का एंगल सॉलिड से लिक्विड के अंदर जो नापा जाता है वो लेस देन 90 है। फिर इसमें कॉन्केव मेनिस्कस है, एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे लेस देन 90 है, और ऐसी लिक्विड सॉलिड को वेट करती है। जहाँ वह लिक्विड जो ग्लास सॉलिड से कॉन्केव मेनिस्कस बनाएगी वह लिक्विड जाके चिपक जाएगी, वेट कर देगी। और ये मर्करी वाला केस है, ऊपर से कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा दिख रहा है, और ऐसी लिक्विड सॉलिड को नहीं होती। और बस सेंसुई ऑल्सो सोप और केरोसिन से सरफेस टेंशन पानी की डिक्रीज होती है, सॉल्ट और शुगर से सरफेस टेंशन इंक्रीज होती है। केवल इन्हीं बातों को ज्यादा रिवाइज किया जाए और बस यही समरी के लायक है। गुड नाइट।